हेलो फ्रेंड्स, गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था प्रतिरोधकता के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था सहज या प्राकृतिक प्रतिरोधकता। आज उससे आगे देखेंगे दूसरा नंबर पे उपार्जित प्रतिरोधकता या उपार्जित रोधक क्षमता। तो इसमें देखेंगे कि इस प्रतिरोधक क्षमता में या इस रोधक क्षमता में शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन को विशेष अभिज्ञान क्रिया द्वारा पहचान कर, विशेष अभिज्ञान का मतलब किसी क्रिया को जानना, पहचानना, यानी प्रतिजन का मतलब रोग कारक। इस क्रिया के अंदर विशेष रोग कारक को पहचान कर उसे नष्ट किया जाता है, इसीलिए इसे विशिष्ट या अनुकूली रोधक क्षमता कहते हैं। यह रोधक क्षमता केवल कशेरुकियों में पाई जाती है, यानी जो उपार्जित रोधक क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ कशेरुकी, जिसे हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, कॉर्डेट्स प्राणियों में पाई जाती है। इसमें निम्न लक्षण होते हैं। जो उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें पहला देखेंगे हम प्रतिजनी विशिष्टता, यानी फर्स्ट देखेंगे प्रतिजनी विशिष्टता। प्रतिजनी का मतलब प्रतिजन के प्रति विशिष्टता, क्या क्या विशिष्टता होती है। पहले इसमें देखेंगे प्रतिजनी विशिष्टता में देखेंगे प्रतिरक्षी तंत्र की, यानी प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसकी वह क्षमता जिसमें विभिन्न प्रतिजनी पदार्थों को उनके सूक्ष्म अंतर के आधार पर पहचाना जाता है। यानी उसमें सूक्ष्म का मतलब छोटे से छोटे अंतर के बेस पर उनको पहचाना जाता है, उसे प्रतिजनी विशिष्टता कहते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे कि प्रतिजनी विशिष्टता प्रतिरक्षी तंत्र की वह क्षमता जिसमें विभिन्न प्रतिजनी पदार्थों को उसके सूक्ष्मतम स्तर के आधार पर पहचाना जाता है, प्रतिजनी विशिष्टता कहलाती है। इसके बाद में दूसरा देखेंगे विविधता। ये विविधता यानी विभिन्नता कैसे पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे कि प्रतिरक्षी तंत्र में विजातीय प्रतिजनों को, विजातीय मतलब अलग अलग प्रतिजनों को पहचान करने के लिए करोड़ों प्रतिरक्षी अणु बनते हैं। यानी एक जो प्रतिजन है उसको पहचान करने के लिए अनेक प्रकार के यानी करोड़ों प्रकार के प्रतिरक्षी अणु बनते हैं जो एक साथ रहते हैं, उसे विविधता कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग अणु बनते हैं और एक साथ रहते हैं तो इसे विविधता कहते हैं, यानी इसे विविधता कहेंगे। तीसरा है प्रतिरक्षात्मक स्मृति यानी प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा। इसमें देखेंगे कि प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा बनी प्रतिरक्षी जो अपने प्रतिजनों को जो प्रतिजन है उसको लंबे समय तक याद रखने की स्मृति रखते हैं, जो लंबे समय तक उसे याद रखती है तो उसे प्रतिरक्षात्मक स्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब मेमोरी कहते हैं इसको, प्रतिरक्षात्मक मेमोरी, यानी जो लंबे समय से कोई प्रतिरक्षी बनी हुई है और उसको लंबे समय तक याद रख रही है कि यह प्रतिरक्षी किस प्रकार से उपयोगी है, इसे प्रतिरक्षात्मक स्मृति कहते हैं। 4 नंबर देखेंगे दीर्घकालिकता यानी प्रतिरक्षी हमारे शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है, अर्थात इसकी अवधि लंबी होती है। दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी लंबे समय तक अगर प्रतिरक्षी एक स्थान पर बनी रहती है तो उसे दीर्घकालिकता कहते हैं। नेक्स्ट 5वां है अपने पर्याय की पहचान, यानी प्रतिरक्षी में एक विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधक क्षमताएं पाई जाती हैं जो अपने पर्याय की पहचान करती हैं। जैसे यानी उपार्जित रोधक क्षमता से बनी प्रतिरक्षी केवल अपने प्रतिजनों को ही समाप्त करती है, अन्य प्रतिजनी को नहीं। यानी अपने पर्याय की पहचान का मतलब इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रतिजन जैसे किसी प्रकार की रोधक क्षमता प्रतिरक्षी बन गई तो वो अपनों को पहचान का मतलब वो उसी ही कोशिका की पहचान करेगी जिसको वो समाप्त करती है, यानी अन्य किसी जो प्रतिजन है उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगी। उसके बाद देखेंगे रोग उपार्जित रोधक क्षमता की क्रियाविधि या उपार्जित रोधक या प्रतिरोधक क्षमता की क्रियाविधि कि उपार्जित जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किस प्रकार से क्रिया करती है।
तो इसमें देखेंगे हम, यानी ये समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं, ये सब लिखने का कार्य है। इसीलिए मैं आज यह पीडीएफ लेके आया हूँ, ताकि आप पीडीएफ से अच्छी तरीके से समझ भी सकें और उसे नोट कर सकें। उपार्जित रोधक क्षमता की क्रियाविधि, तो इसको हम पहले देखेंगे कि इस प्रतिरक्षा में जब शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, यानी इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है उसमें जब शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है या उत्पन्न करते हैं और पुनः वही प्रतिजन प्रवेश करता है, यानी पुनः जो पहले वाला प्रतिजन है वही दोबारा से प्रवेश करता है, तो प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा उस प्रतिजन को पहले की तुलना में, यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस प्रतिजन को, यानी रोग कारक को पहले की तुलना में, यानी जो पहले फर्स्ट बार अटैक किया था उसके तुलना में शीघ्रता से पहचान लेना, यानी उसे तेजी से पहचान जाता है और उसे नष्ट कर देता है, और उसे क्या करता है, नष्ट कर देता है। ये प्रतिरक्षा क्रमतः यह प्रतिरक्षा है, ये क्रम से दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा कहलाती है। जो हमारे शरीर में लसिका जो कोशिका है, लसिका अणु जिसे बोलते हैं, या लिम्फोसाइट सेल्स जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। ये लसिका अणु दो प्रकार के, यानी ये जो लिम्फोसाइट सेल हैं ये दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या है और टी लिम्फोसाइट्स क्या है। तो इसमें देखेंगे रोग जनकों की अनुक्रिया में, यानी रोग जो कारक हैं या जो जनक है रोग को उत्पन्न करने वाले, उसकी अनुक्रिया में बीटा लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेवा उत्पन्न करती है, यानी जो प्रोटीनों की है, प्रोटीन्स उसकी सेवा उत्पन्न करती है, जो रोग जनकों से लड़ती है, यानी प्रोटीनों की एक श्रृंखला बनाती है जो प्रोटीनों से लड़ने में हमारी सहायता करती है। इन प्रोटीन्स को प्रतिरक्षी कहा जाता है, और जो ये प्रोटीन्स है इन्हीं को हम प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं। टी लसिकाणु तो स्वयं तो प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करता है, यानी जो टी लसिकाणु है या टी लिम्फोसाइट सेल वो स्वयं तो किसी प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करती, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट सेल है या बी लसिकाणु है उसको प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में मदद करती है, यानी जो बीटा सेल्स है, बीटा लसिकाणु है उसको प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद में देखेंगे हम प्रतिरक्षा की संरचना। तो प्रतिरक्षा की संरचना में हम फर्स्ट देखेंगे प्रतिजन बंधक स्थल, यानी जो प्रतिजन बाइंड का कहाँ होगा आके, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखेंगे वह प्रतिजन बंधक स्थल। दो प्रतिजन स्थल के मध्य सल्फर डाइएस्टर बॉन्ड बना होता है, उसमें जो छोटी वाली श्रृंखला है उसको लघु श्रृंखला कहेंगे, तथा जो बड़ी वाली श्रृंखला है उसे दीर्घ श्रृंखला कहेंगे। और ये इधर प्रतिजन बंधक स्थल, यानी ये दोनों प्रतिजन बंधक स्थल हैं। ये लघु श्रृंखला है जो हल्की होगी, अस्थिर होगी, तथा जो दीर्घ श्रृंखला वो स्थिर होगी। ये हम देखते हैं। तो ये प्रतिरक्षी का चित्र हो गया, डायग्राम बना सकते हो आप। इसके लिए आपको टाइम देते हैं 30 सेकंड का, 30 सेकंड में आप आराम से बना लोगे डायग्राम। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद 2 नंबर आगे देखते हैं। फिर क्रियाविधि में देखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में, यानी प्रत्येक जो प्रतिरक्षी अणु है उसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, यानी 2 लेफ्ट वाली और 2 राइट वाली, यानी दो दाईं तरफ की श्रृंखलाएं, 2 बाईं तरफ की श्रृंखलाएं, जिसमें से 2 छोटी श्रृंखला होती है, जिसमें 2 जो छोटी श्रृंखलाएं हमें दिखाई दी उन्हें लघु श्रृंखला कहेंगे, और जो 2 बड़ी श्रृंखलाएं दिखाई दी उन्हें हम दीर्घ श्रृंखला कहेंगे। इन दोनों इसीलिए प्रतिरक्षी को, इसीलिए हम जो ये प्रतिरक्षी हैं जो दीर्घ प्रतिरक्षी उसे H2I2 से दर्शाते हैं, या H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है, L2I2 के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे प्रतिरक्षी बी लसिकाणु, यानी प्रतिरक्षी बीटा जो लसिकाणु है द्वारा उत्पन्न ग्लाइकोप्रोटीन अणु है। ये जो बीटा प्रतिरक्षी में जो बीटा लसिकाणु द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ग्लाइको
प्रोटीन अणु है जिसका निर्माण विशिष्ट प्रतिजन की उपस्थिति में किया जाता है। जो ग्लाइकोजन प्रोटीन है उसका निर्माण विशिष्ट प्रतिजन की उपस्थिति में किया जाता है, जिनकी आकृति यानी बीटा लसीकणों की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर वाई के समान होती है। यानी अंग्रेजी माला का जो कैपिटल लेटर के जो वाई है उसके समान होती है। प्रतिरक्षी में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा, यानी जो डाइसल्फाइड बंध यानी जो एस आपने अभी देखा था, यानी जो ये वाला जो बॉन्ड है एस और एस, इसके मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड उपस्थित होता है। वह एस संयोजक श्रृंखला हाइड्रोजन बंधों के द्वारा या पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती है। प्रतिरक्षी में बाहरी श्रृंखला, यानी जो प्रतिरक्षी है उसमें जो बाहरी श्रृंखला है वो स्थिर रहती है, जो बड़ी होती है, जबकि छोटी श्रृंखला गतिशील होती है। जो बड़ी होएगी जो वो स्थिर रहेगी, जो छोटी होएगी वो गतिशील रहती है। इनके मध्य, यानी जो छोटी और बड़ी है, इनके मध्य प्रतिजन बंध स्थल पाया जाता है। इसके मध्य प्रतिजन बंध स्थल पाया जाता है, जिसे FAB के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखेंगे उपार्जित रोधक क्षमता के कारण, यानी उपार्जित रोधक क्षमता के क्या क्या कारण हैं। तो फर्स्ट देखेंगे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इसे हम HIR/AMI भी कहते हैं। यानी H का मतलब ह्यूमोरल, I का मतलब इम्यून और R का मतलब रेस्पॉन्स, और AMI का मतलब आर्टिफिशियल ह्यूमन इम्यून। तो इसमें ये देखेंगे ये प्रतिरक्षी, यानी जो तरल प्रतिरक्षी है, ये प्रतिरक्षी रक्त प्लाज्मा व लसिका में पाई जाती है। जो रक्त जो प्लाज्मा है उसमें और लसिका में पाई जाती है, जो आने वाले प्रतिजन को नष्ट करती है। जो प्रतिजन आता है उसको तो नष्ट करती है। इस प्रतिरक्षा में बीटा लसीकणों के द्वारा विशेष प्रोटीन उत्पन्न की जाती है, और बीटा लसीकणों के द्वारा इसमें विभिन्न विशेष प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न की जाती है। इसलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहा जाता है। जैसे IgA, ये एंटीबॉडी के प्रकार हैं। IgA, IgF, IgM, IgG, IgD आदि, ये सब इसके प्रकार हैं। इसके बाद में दूसरा देखेंगे कोशिका मदीपथ प्रतिरक्षा, यानी कोशिका यानी सेल मीडिएटेड मदीपथ है, सेल मीडिएटेड इम्यून CMI। तो इसमें लिखेंगे T लसीकणु, सेल मीडिएटेड इम्यून मतलब कोशिका मदीपथ माध्यम बनाती है। जब हार्ट, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक ढंग से काम करना बंद कर दें, यानी ये उचित प्रकार से कार्य करना बंद कर दें, तो एकमात्र उपचार प्रतिरोपण होता है। तो एकमात्र इनका उपचार होता है कि प्रतिरोपण, यानी इसकी जगह दूसरे का लगाना, जिससे क्या होगा, रोगी सामान्य जीवन जी सके। प्रतिरोपण के पश्चात रोगी को जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। यानी अगर किसी प्रकार से अगर किसी अंग का प्रतिरोपण हो गया तो जो रोगी है उसको जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक टैबलेट्स का उपयोग करना पड़ता है। उससे आगे देखते हैं हम प्रतिरक्षा के प्रकार की, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो उसके बाद में देखते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार। तो प्रतिरक्षा मेनली दो प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा, जब प्रपोषी में प्रतिजन का सामना होता है, यानी जब प्रपोषी में प्रतिजन का सामना होता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी
होती है, उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होती है, उत्पन्न होती है। जैसे ही प्रतिजन शरीर में पहुंच गया तो उसके रेस्पॉन्स के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न होगी। परपोषी में यह प्रतिजन जीवित मृत यानी प्रतिजन के यानी परपोषी के अंदर अगर प्रतिजन यानी रोग कारक जीवित मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। जीवित भी हो सकता है, मृत रोगाणु हो सकता है, अन्य प्रकार की प्रोटीन्स के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षी को सक्रिय प्रतिरक्षी कहते हैं, यानी इस प्रकार के जो प्रतिरक्षी इसे सक्रिय प्रतिरक्षी कहते हैं। यह धीमी गति से उत्पन्न होती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षी है वो धीमी गति से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, यह प्रतिरक्षी अपना प्रभाव उत्पन्न करने में समय लेती है, यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षी वो अपना प्रभाव धीरे धीरे उत्पन्न करेगी तो उसमें समय अधिक लगेगा। नेक्स्ट, यह प्रतिरक्षा जानबूझ रोगाणु को टीका देकर उत्पन्न की जाती है, यानी ये प्रतिरक्षी है इसे जानबूझकर रोगाणु को टीका वैक्सीन देकर उत्पन्न करवाई जाती है, यानी सक्रिय प्रतिरक्षी टीका या वैक्सीन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। उसके बाद में दूसरी देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षी। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षी में देखेंगे जब शरीर को बनी बनाई प्रतिरक्षी प्रदान की जाए, यानी इसमें क्या होगा कि शरीर को बनी बनाई प्रतिरक्षी में प्रदान करनी है तो उससे निष्क्रिय प्रतिरक्षी कहेंगे। उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षी कहेंगे। जैसे देखेंगे तो जन्म के समय माँ का दूध बच्चे के लिए अति आवश्यक होता है। जो जन्म के समय जो माता का दूध है वो बच्चे को पिलाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक दिनों में पीले तरल जो दूध होता है उसे हम कोलेस्ट्रम का कहते हैं, कोलेस्ट्रम का स्रावण होता है। जो प्रथम जो पीले रंग का द्रव होता है उसे दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें IgA प्रतिरक्षा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जिसमें IgA नाम की जो प्रतिरक्षा है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, कि सहगर्भता के दौरान सहगर्भता यानी गर्भ ठहरने के पश्चात या बाद में भ्रूण को भी अपरा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। जो भ्रूण बन जाता है उसको माँ के द्वारा कुछ प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, ये इसके उदाहरण है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम टीकाकरण व प्रतिरक्षण, यानी टीकाकरण किस प्रकार से करेंगे या किसी रोग के पहुंचने पर कैसे क्या उपचार होगा। तो उसके बाद में देखेंगे हम टीकाकरण और प्रतिरक्षण। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हम टीकाकरण व प्रतिरक्षण। तो इसमें देखेंगे कि किसी अनुग्रह सूक्ष्म जीवों के विनाशिक अथवा उनके द्वारा उत्पन्न आवेशों की अति सूक्ष्म मात्रा जो शरीर में प्रविष्ट कराना, यानी किसी अनुग्रह या किसी सूक्ष्म जीवों की विनाशक यानी सूक्ष्म जीवों का विनाश करने वाले अथवा उसके द्वारा उत्पन्न आवेशों को या कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले आवेश हैं उसको सूक्ष्म मात्रा में यानी उसको बहुत कम मात्रा में शरीर में प्रविष्ट कराना, शरीर के अंदर डालना या भेजना टीकाकरण कहलाता है। तथा जो पदार्थ प्रविष्ट करवाया जाता है उसे टीका कहा जाता है, यानी जो पदार्थ प्रविष्ट कराएंगे उस कराने की प्रोसेस को तो टीकाकरण कहेंगे, लेकिन जिस पदार्थ का प्रवेश करवाया जाता है उसे टीका कहते हैं। टीका व टीकाकरण शब्द, टीका और जो टीकाकरण शब्द है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने दिया था। यानी जो टीका है या टीकाकरण जो शब्द है वो फ्रांसिस के जो वैज्ञानिक हुए लुईस पास्चर उन्होंने दिया। टीका शब्द लैटिन भाषा के वेका शब्द से बना है। यह टीका शब्द लैटिन भाषा के VACCA वेका का व्युत्पन्न है, यानी उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है गाय। जिसका अर्थ क्या होता है? गाय। वेका यानी गाय। ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने, एक अन्य वैज्ञानिक हुए हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, उन्होंने 1796 में पहली बार जेम्स फिप्स
जेम्स फिप्स नामक बालक को, यानी जेम्स फिप्स नामक जो बालक था उसको चेचक का टीका लगाया। यानी सर्वप्रथम अगर टीके की बात की ली जाए तो एडवर्ड जेनर 1796 में पहली बार जेम्स फिप्स नामक का जो बालक था उसको चेचक का टीका लगाया, जिसके कारण इसे प्रतिरक्षण का जनक कहा जाता है। जिसके कारण प्रतिरक्षण का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। नेक्स्ट 1880 में लुई पास्चर ने मुर्गी में कोलेरा रोग का टीका बनाया। यानी 1880 में जो लुई पास्चर था उन्होंने क्या किया? कोलेरा रोग का टीका बनाया। और 1885 में ही लुईस पास्चर ने क्या किया? 5 साल बाद रेबीज का टीका बनाया। यानी 1885 में लुईस पास्चर का टीका बनाया 5 साल बाद। और 1920 के बाद 1920 है उसके बाद डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी और तपेदिक आदि के टीके भी बनाए। किसने? लुईस पास्चर ने। यानी 1920 के बाद डिप्थीरिया है, टिटनेस, काली खांसी और तपेदिक यानी टीबी आदि के टीके बनाए। उसके बाद में छोटा सा एक टॉपिक और डालेंगे हम, टीकाकरण की प्रक्रिया के टीकाकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण प्रतिरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित होता है। यानी जो टीकाकरण है या टीकाकरण की जो प्रोसेस है वो क्या है? जो परिरक्षण है यानी जो रक्षा है उसी के आधार पर कार्य करती है। टीकाकरण के द्वारा प्रविशिष्ट यानी टीकाकरण के द्वारा प्रविशिष्ट या विशिष्ट प्रतिजनी पदार्थ को टीकाकरण के द्वारा प्रविशिष्ट या विशिष्ट प्रतिजनी पदार्थ को शरीर में पहुंचाया जाता है या शरीर में पहुंचकर प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करता है या प्राथमिक प्रतिरक्षा को उत्पन्न किया जाता है। तथा साथ यानी प्राथमिक प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी उसके साथ ही स्मृति का मतलब मेमोरी, याद, स्मृति भी BNT कोशिकाएं या BNT लिम्फोसाइट सेल्स उत्पन्न करती हैं। क्योंकि भविष्य में वह व्यक्ति इसी विशिष्ट रोग द्वारा उत्पन्न हो या संक्रमित होता है। यानी भविष्य में अगर वो व्यक्ति किसी विशिष्ट रोग से या इसी विशिष्ट रोग से अगर दोबारा से संक्रमित होता है तो वहाँ उपस्थित जो स्मृति, बीटा लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं उस रोग कारक को तुरंत पहचान लेती हैं और पहचान कर प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बना देती हैं। उस वजह से आएगा, पहचान लेगी और जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसको सक्रिय बनाकर जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ही रोग प्रवेश करेगा उसको पहचान जाएगी ये तो पीछे वाला ही है जो उस टाइम में आया था, इसको इस प्रकार से हटा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम एक आदर्श टीके की विशेषता की। एक टीका आदर्श टीके में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो टीके में मेनली 3 गुण होने चाहिए, मुख्य रूप से 3 गुण होने चाहिए। पहला, टीका व्यक्ति के जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। यानी टीका ऐसा होना चाहिए जो एक बार किसी व्यक्ति को लगा दिया गया तो वो उसको जीवन भर यानी जो जब तक उसके शरीर में जान है तब तक उसकी प्रतिरक्षा या उसकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। दूसरा है टीके का प्रयोग सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टीके का प्रयोग अगर एक बार टीका लगा दिया उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, यानी एक बार टीका लग गया तो वो सुरक्षित होना चाहिए टीका। नेक्स्ट तीसरी बात देखते हैं, टीका सुगमता पूर्वक उत्पन्न हो सके और लागत कम हो। कहने का मतलब यही है कि टीका ऐसा होना चाहिए कि जो सुगमता पूर्वक उत्पन्न यानी आसानी से मिल सके और लागत कम हो यानी मूल्य उसका कम हो ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसे लगा सके। चौथा है आदर्श रूप में एक बार लगाने पर ही प्रभावी होना चाहिए। यानी जो इसका मेन रूप है वो यही है कि टीके को एक बार लगाने पर वो प्रभावी हो जाना चाहिए। ये इसके मुख्य
गुण होने चाहिए या टीका की विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट रोग एलर्जी की एलर्जी। अब देखते हैं हम एलर्जी। तो एलर्जी शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में क्लीमेंस प्रेहर फोन क्लीमेंस प्रेहर तो एलर्जी के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1205 में क्लीमेंस प्रेहर फोन फिरके ने किया। यानी एक बार फिर से देखेंगे, सर्वप्रथम अगर एलर्जी की बात करें तो एलर्जी का प्रयोग 1205 में क्लीमेंस प्रेहर फोन फिरके ने किया और बताया क्या बताया कि पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजन, यानी जो पर्यावरण है अपना उसमें उपस्थित कुछ प्रतिजनों की प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजनिक, यानी अति का मतलब ज़्यादा, रजनी का मतलब रात, क्रिया अतिरंजनिक क्रिया अनुक्रिया अतिरंजनिक अनुक्रिया को एलर्जी कहते हैं। यानी अधिक होने, अतिरंजनिक का मतलब अधिक होने वाली क्रिया है ना, अगर पर्यावरणीय कारक अधिक हो जाएंगे तो इस अनुक्रिया को हम एलर्जी कहते हैं। जिन पदार्थों से एलर्जी उत्पन्न होती है उसे एलर्जन कहते हैं। यानी जिस पदार्थों से एलर्जी उत्पन्न होगी उन्हें एलर्जन कहते हैं। उनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा आईजीई प्रकार की होती है। यानी जो एलर्जी के प्रति अगर जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है वो आईजीई प्रकार की होती है। तो पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से प्रतिजन है या जो जिसके द्वारा एलर्जन है या जो जिनसे एलर्जी उत्पन्न होती है। जैसे धूल, चिचड़ी है, पराग है, प्राणी लघु शल्क है एवं अन्य कण आदि एलर्जन कहलाते हैं। यानी धूल है, चिचड़ी है जो मक्खी वगैरह है, पराग है, प्राणी लघु शल्क हैं, अन्य कई प्रकार के कण जो एलर्जन का कहलाते हैं। एलर्जन के प्रति एलर्जी संवेदनशील होती है। यानी जो एलर्जन है उसके प्रति एलर्जी संवेदनशील होती है। एलर्जी के लक्षण, यानी जो एलर्जी हो जाएगी तो उससे कैसे लक्षण चलेगा, जैसे छींकना, बार बार अगर छींक आ रही है तो इसका मतलब एलर्जी है। नाक में पानी आना जिसे क्या कहते हैं म्यूकस, नाक से पानी का बहना, आँखों में आंसू आना, दम घुटना, ये एलर्जी के मुख्य लक्षण हो जाएंगे। कि मुख्य लक्षण क्या होंगे, जैसे बार बार में छींक आएगी, नाक से पानी आएगा, आंखों से आंसू आएंगे, दम घुटने लग जाने में सांस नहीं आएगी, ये एलर्जी के लक्षण हो जाएंगे। इसके बाद में देखें एलर्जी के कारण कि एलर्जी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाले जो रसायन है, जो हमारे शरीर की जो मास्ट सेल्स हैं उसके द्वारा जो स्रावित होने वाले जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन से उत्पन्न होती है। जो हमारे शरीर की जो मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जो रसायन है हिस्टामिन और सीरोटोनिन, इसके द्वारा उत्पन्न होती है। उपचार की बात की जाए तो एलर्जी के लिए टीके के द्वारा होता है और औषधियों के द्वारा इसका उपचार होता है। जैसे एक दो औषधि देख लेते हैं, जैसे प्रतिहेस्टेलिन है, एडिनेलिन है, हिस्टेनोइड है, ये इसकी औषधि हो जाएगी। तथा 3 नंबर पर जिन पदार्थों से एलर्जी होती है उनसे दूर रहेंगे, ये भी उपचार है कि जिन पदार्थों से अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उन पदार्थों से दूर रहें। नेक्स्ट, जब भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाएं मुंह या नाक को ढक कर रखें या फेस मास्क का उपयोग करें। जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मुंह व नाक यानी फेस मास्क जिसे हम बोलते हैं मास्क का प्रयोग करें। उसके अलावा जैसे नेक्स्ट है, एलर्जी बाल्यावस्था में उत्पन्न होती है, इसलिए बच्चों का विकास स्वस्थ स्थान पर करें। यानी एलर्जी बाल्यावस्था में उत्पन्न होती है, इसलिए बच्चों का विकास स्वस्थ स्थान पर करें।
स्वस्थ स्थान पर करें। ये एलर्जी का मुख्य उपचार हो जाए। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है अपना, वो है स्व प्रतिरक्षा। तो इसको भी देख लेते हैं, स्व प्रतिरक्षा कैसे क्या होती है। तो स्व प्रतिरक्षा में देखते हैं पहला, तो कभी कभी प्रतिरक्षण तंत्र में या प्रतिरक्षा तंत्र में स्वयं के विपरीत ही कार्य करने लगता है। यानी जो कभी कभी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो स्वयं के विपरीत ही कार्य करने लग जाता है, अर्थात स्वयं की कोशिकाएं अणुओं को ही अर्थात स्वयं के जो कोशिका अणु हैं उनको ही अपमार्जित या मार्पित या नष्ट करने लग जाता है, यानी उसको नष्ट करने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में दीर्घकालीन व गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक चलने वाले जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हमें स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। मानव में स्व प्रतिरक्षा रोग निम्न है, यानी मानव में स्व प्रतिरक्षा से होने वाले रोग निम्न है। जैसे फर्स्ट, हाशिया मोटो रोग, यानी इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। पहला है हाशियो मोटो रोग, इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। दूसरा है जीर्ण रक्त लपता, यानी इसमें क्या होगा, आरबीसी का स्वयं नष्ट हो जाना, यानी आरबीसी सेल्स हैं जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो नष्ट होने लग जाएंगे, तो जीर्ण रक्ता लपता हो जाएगा। तीसरा है मायस्थेनिया ग्रेसिस, मायस्थेनिया ग्रेसिस, पेशियों का नष्ट हो जाना, यानी जो पेशियां अगर स्वतः नष्ट हो जाएंगी तो मायस्थेनिया ग्रेसिस रोग उत्पन्न हो जाएगा। 4 नंबर है जीर्ण यकृत शोध, इसमें क्या होगा, यकृत के द्वारा स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करना, यानी यकृत जो है वो खुद के कोशिकाओं को खुद ही नष्ट करने लग जाएगा, तो उसे जो यकृत शोध है वो हो जाएगा, वो उसे जीर्ण यकृत शोध कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक छोटा टॉपिक है लसिकाभ अंग, कि लसिकाभ अंग कौन कौन से हैं। इसमें देखेंगे कि वे अंग जिसमें लसिकाणु की उत्पत्ति, यानी लसिकाभ अंग में देखेंगे कि वे अंग जिसमें लसिकाणु की उत्पत्ति परिपक्वन और प्रचुरोध भवन, प्रचुरोध भवन का मतलब जो परिपक्वन ही बोल सकते हैं एक प्रकार से, या पर दो प्रकार से होते हैं, यानी प्रचुरोध भवन का मतलब प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना, ये दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक लसिकाभ अंग, कि फर्स्ट में लसिका में कौन कौन से अंग बनेंगे। तो फर्स्ट में बनेंगे कि अस्थि मज्जा व थाइमस, प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं, यानी जो अस्थि मज्जा और थाइमस जो ग्लैंड है वो प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। तथा जहाँ पर अपरिपक्व लसिकाणु व अंग होते हैं, पर जहाँ पर अपरिपक्व लसिकाणु व संवेदक प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित हो जाते हैं, तथा जहाँ पर संवेदक प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित हो जाते हैं वो प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। वो कौन से अंग होते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं द्वितीय लसिकाभ अंग। द्वितीय लसिकाभ अंग में देखेंगे पहले कि ये वे अंग होते हैं जहाँ लसिकाणु प्रतिजन के विरुद्ध क्रिया करती है, यानी लसिकाणु है जो लसिका सेल्स है वो प्रतिजन यानी जो रोग कारक है उसके विरुद्ध क्रिया करती है, और प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर, और प्रचुर संख्या भी उसकी काफ़ी होती है, उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाती है, यानी प्रचुर संख्या में काफ़ी संख्या में उत्पन्न होगी और प्रभावी कोशिका बन जाती है। जैसे प्लीहा है, लसिकाणु है, लसिका ग्रंथियाँ हैं, यंसिल शुद्रोंत्र है, प्रेसेविकाय आदि, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक ये मानव के प्रमुख लसिकाभ अंग ये और देख लेते हैं। उसके बाद में कल आ जाएगा रोग या
जो एड्स वगैरह, ये जो एड्स है, कैंसर है, ये जो रोग हैं, ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज ये और देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। तो मानव में प्रमुख लसीकाब अंग की, मानव में प्रमुख लसीकाब अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में लिखेंगे यह मानव का प्रमुख लसीकाब अंग है, यानी लसीकाब अंग है जहाँ लसीकाणु के साथ साथ, जहाँ लसीकाणु के साथ साथ सभी रुधिर कणिकाओं का निर्माण हो जाए, जहाँ लसीकाणु के साथ साथ जो रक्त कणिकाएं उनका निर्माण भी होता है। दूसरा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस एक सहपाली अंग है, यानी एक सहपाली अंग है जो हृदय के पास यूरोधी जो अस्थि है, यानी जो हृदय के पास जो हमारी यूरोधी अस्थि है उसके नीचे स्थित होता है, जो जन्म के समय बड़ी व आयु बढ़ने के साथ साथ छोटी हो जाती है। यानी जो थाइमस ग्लैंड है वो जन्म के समय तो बड़ी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थाइमस ग्लैंड छोटी होती जाती है। 3 नंबर पे देखते हैं हम प्लीहा। तो प्लीहा की बात करें तो प्लीहा सेम के बीज के आकार का एक बड़ा अंग होता है। जो सेम है, सेब है, उसका बीज के आकार की तरह एक बड़ा अंग होता है। इसमें मुख्यतया लसीकाणु व बक्साणु होते हैं, यानी इसमें लसीकाणु और बक्साणु होते हैं। ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को छानकर रुधिर फिल्टर का कार्य करते हैं, यानी जो रुधिर में जो सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न होते हैं उनको छानने कर फिल्टर करने का कार्य प्लीहा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर लसिका ग्रंथियाँ। तो लसिका ग्रंथियाँ के बारे में बात करें तो पहले देखेंगे लसिका ग्रंथियाँ छोटी होती हैं, ठोस संरचना होती हैं। लसिका ग्रंथियाँ छोटी और ठोस संरचनाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न स्थलों में होती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। जो रक्त में उपस्थित सूक्ष्म जीव एवं जो रक्त में पाए जाने वाले जो छोटे जीव हैं, सूक्ष्म कण हैं, उनको एवं प्रतिजनों को नष्ट करती हैं, और जो रोग कारक जो रक्त के अंदर चला गया उसको नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे कल देखें। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।